आज हमारे साथ हैं महंत श्री महेश्वरा दास जी। महंत जी, हमारा पहला सवाल आपसे है, पंचायती अखाड़े का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर है और इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ है? पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का मुख्यालय प्रयागराज में है और इसकी शाखाएं लगभग भारत के हर प्रदेश में हैं। 27 शाखाएं हैं हमारी, जिसमें से हरिद्वार में आपकी 5 शाखाएं हैं, कुरुक्षेत्र में है, गया में है, उज्जैन में है, नासिक में, जितने प्रमुख तीर्थ हैं सभी में शाखाएं हैं। अच्छा महाराज जी, जो पंचायती अखाड़े की मुख्य विशेषताएं क्या है? इस पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की मुख्य विशेषता ये है कि एक तो हमारी जो भ्रमणशील विभाग है, जिसे हम पंच परमेश्वर कहते हैं, वो आज भी भ्रमण कर रहा है। बाकी सब अखाड़ों के पंच परमेश्वर बैठ चुके हैं, लेकिन हम बाकायदा पूरे देश में भ्रमण करते हैं। जैसे पहले प्राचीन काल में भ्रमण करते थे, हमारा भ्रमण आज भी चालू है। महाराज जी, क्या पंचायती अखाड़े में नागा साधु भी होते हैं? नागा साधु के नाम अलग अलग हैं। जैसे 10 नामियों में नागा होते हैं, हमारे यहाँ तंगतोड़ा बोलते हैं उनको। महाराज जी, जब आप भ्रमण पर जाते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कौन करता है? खाने पीने की जो हमारे आश्रम हैं, हम जाते हैं संतों के आश्रमों में। हमारा एक कोतवाल है, वो आगे आगे चलता है, तो संत आश्रमों में पहले सूचना हो जाती है, तो जहाँ भी जाते हैं वो सारे बड़े दिव्य भव्य स्वागत करते हैं, जैसे यहाँ किया गया देख रहे हैं आप। और सारी भोजन व्यवस्था हमारे पास भी रहती है, सारे बर्तन हैं, भोजन बनाने वाले हैं। बाकी भोजन की राशन सामग्री की व्यवस्था सब वहाँ की जनता जनार्दन और संत ही करते हैं। महाराज जी, पंचायती अखाड़ा भ्रमण क्यों करता है? भ्रमण का 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो अध्यात्म और धर्म की जो है लोगों में पहुँचे। दूसरा है जो हमारी विचारधारा है, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव लोगों में हो। और तीसरा जो कुरीतियाँ हैं उनसे समाज मुक्त हो। और चौथा, जिन चीज़ों से पर्यावरण है, कन्या भ्रूण हत्या है, शराब है, इसके प्रति हम जन जागरण का अभियान भी इसमें चलाते हैं। महाराज जी, जो हमारी जमात है उसमें कितने साधु रह सकते हैं? इसमें 108 संत रह सकते हैं और कुल मिलाकर के 108 संतों के रहने की व्यवस्था है और यही हमारे मेमोरेंडम में है। बाकी अभी कोरोना के कारण हमने कम कर दिए हैं, आधी संख्या रखी है, तो इस समय 54 संत हैं, क्योंकि उसको कम करके रखा गया और कर्मचारी वो अलग है। महाराज जी, क्या हमारे अखाड़े में साध्वी भी रह सकती है? नहीं, अखाड़े में साध्वी नहीं रह सकती, क्योंकि अखाड़ा जो ये विहंगम संतों का अखाड़ा है और इसमें कोई भी, क्योंकि भ्रमण का है, हम मैदान में रहते हैं, कई जगह मैदान में स्नान भी करना पड़ता है, तो महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन महिलाओं की इसमें भर्ती नहीं है। महाराज जी, आखिरी सवाल है, पहले जब जो पेशवाई निकलती थी तो हाथी और घोड़े के साथ निकलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्यों? उसमें कुछ कानूनी जटिलताएं हैं। पहले ये जो हमारी जमात भी है, ये हाथी घोड़ों से ही घूमती थी। हाथी पर मंदिर रहता था, ऊँट गाड़ियाँ होती थीं, बैलगाड़ियाँ होती थीं और घोड़े होते थे। लेकिन हाथी के साथ बहुत सी कानूनी प्रक्रियाएं जुड़ जाने से और पशुओं को, क्योंकि सारे रोड पक्के हो जाने से पशुओं के पैर खराब होने लगे, तो उसके कारण हमने पशुओं की जगह फिर ये वाहनों को चुना। और इसीलिए हमारी जो मंडली है आज भी चल रही है, और जिन्होंने परंपरा में थोड़ा बदलाव नहीं किया वो बैठ गए। धन्यवाद। खबर आ रही है रुड़की के ग्राम भंगेड़ी महावतपुर से, जहां आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने पर क्षेत्रीय बीडीसी ने मौके पर पहुंचकर कार्य को रुकवाया। जी हां, आपको बता दें, ग्राम भंगेड़ी महावतपुर आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर बुनियाद मानक के हिसाब से 2.5 से 3 फीट खोदी जानी थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा 1 से 1.5 खोदी गई है। तभी स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बीडीसी जावेद को दी। मौके पर पहुंचे बीडीसी जावेद ने पाया कि लोगों के द्वारा दी गई सूचना सही है, तभी उन्होंने ठेकेदार द्वारा चला रहे जा रहे
निर्माण कार्य को रुकवाया। साथ ही संबंधित विभागों को पूछताछ की। पूछताछ में पाया गया कि ये निर्माण कार्य अंबुजा फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है और ठेकेदार को कहा कि मानक के हिसाब से कार्य किया जाना चाहिए। सर थोड़ा फाउंडेशन कम था इसलिए रुकवा दिया था। अच्छा, ये फाउंडेशन जो आपको मानक के अनुसार फाउंडेशन खोदने को कही गई थी जी। उसके अनुसार नहीं खोद रही थी ये? जी, इसमें नीचे वो आ था ना पत्थर पन्नी सन्नी थी, इसमें कचरा आ रहा था ज्यादा, खुद नहीं रहा था। अच्छा जी, तो फिर इन जावेद जी ने आइए वहाँ पे आइए जावेद जी, इन्होंने काम बंद करवा दिया। कहने लगा इतना खोद दो उसको, फिर जितने बोल रहे इतना खोद रहे इसको। आप कौन है यहाँ पे? ठेकेदार आप ही हैं? जी, पेटी में ठेका ले रखा है। मेन ठेकेदार कौन है? मेन ठेकेदार दूसरा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम मतलूब है। तो अभी काम उसी तरीके से चल रहा है, आपके तरीके से चल रहा है? नहीं, जैसे जावेद जी बोल रहे ऐसे हो रहा है। इसके ऐसा है कि यहाँ जो ये बंगेड़ी स्कूल के पास केंद्रीय विद्यालय में कमरे बनने हैं, इसमें क्या कि यहाँ ये भराव की ज़मीन है, गांव वाले कचरा डाल देते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि उसी के ऊपर जो है 1 फीट पे ही खुदाई करके कार्य कर रहे थे। तो मैंने आके इनका कर रुकवा दिया था। मैंने इनसे ठेकेदार से कहा भाई ठेकेदार है खुदाई करवा दे, एस्टीमेट देखा यार अपना काम कर ले, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हमारे भराव पे पन्नी वन्नी कचरा पे कतरों पे अगर होगा तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बन पानेगी। इस बेस में मैंने काम रुकवाया था। तो इससे संबंध जेई से मैंने संपर्क किया। जेई साहब ने कहा कि 4 फुट का तो कॉलम होना चाहिए, 3 फीट बाउंड्री होनी चाहिए, और अगर इससे कम काम होता है तो काम इसका बंद करवा दियो। जेई साहब ने पूरा सहयोग किया हमारा। इस संबंध में ठेकेदार का क्या कहना था? ठेकेदार तो इसका जो मेन ठेकेदार है वो भी बोला था कि भाई इतना हमें तो इतने पे कहा गया, इतना करा। पर जैसे हमने जेई साहब से बात करी तो जेई साहब ने कहा कि 4 फुट से नीचे ना हो, 3 फुट पे फाउंडेशन हो, 4 फुट पे कॉलम हो, इससे अगर कम ना हो, वरना काम रुकवा दियो। रुड़की से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां आज हरिद्वार में महाकुंभ 2021 को निरंजन दी पंचायती आनंद अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। पेशवाई में हाथी, घोड़े, ऊंट पर संतों के आसन लगाकर बैठाया गया, जो अति सुंदर भव्य पेशवाई देखने को मिली। यह पेशवाई निरंजन अखाड़े में प्रस्थान कर गई। आप देख सकते हैं हरिद्वार के महाकुंभ की आज निरंजनी अखाड़े द्वारा प्रथम पेशवाई निकाली जा रही है और देश विदेश से पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से महान संत विभूतियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं और बड़ा उत्साह और वर्धन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चांदी का सिंहासन, संत लोग हाथों में धर्म ध्वजाएं लेके तैयारी कर रहे हैं पेशवाई निकलने की। छोटा सा कलाकार हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप देख सकते हैं हम आज़ाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से
रथ में आसीन होकर संत समाज आज पेशवाई निकाल रहा है। नरेंद्र अखाड़े में आए समस्त भारतवर्ष से साधु संत आज अपने अखाड़े नरेंद्र अखाड़े में प्रवेश करने जा रहे हैं और फिर सोमवार स्नान किया जाता है। महादेव का उद्घोष करते हुए संत आज पेशवाई निकाल रहे हैं और लाखों की संख्या में भक्तगण सड़क के दोनों तरफ खड़े नजर आ रहे हैं और संतों के दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव। हरिद्वार से हमारे संवाददाता डी.के. मिश्रा की खास रिपोर्ट। खबर आ रही है मंगलोर से। विधायक की मांग पर डीजीपी अशोक कुमार के आदेश पर मंगलोर कोतवाली में बनाया फायर ब्रिगेड का सेंटर। जी हां, आपको बता दें, मंगलोर कोतवाली जनसंवाद में पहुंचे पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की मांग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी का सेंटर बनाने के तत्काल आदेश किए थे, जिसमें क्षेत्र में आग लगने पर जान माल का नुकसान कम हो सके। कई बार क्षेत्र में आग लगने से भारी नुकसान भी हो जाता है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। रुड़की से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में समय भी लग जाता है, जिससे काफी नुकसान हो जाता है। जनसंवाद में पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार को विधायक ने पुरानी बात को दोहरा था और फिर कोतवाली में फायर स्टेशन बनाया जाए। जनसंवाद में तत्काल ही डीजीपी अशोक कुमार ने इसके आदेश कर दिए थे। आखिरकार विधायक की मांग रंग लाई, जिसके बाद रविवार को फायर टैंकर की स्थापना कर दी गई, जिससे कि क्षेत्र में लोगों को राहत मिलेगी। क्षेत्र में कहीं भी आग लगने की घटना होने पर मंगलोर में से फायर की गाड़ी जा सकेगी, जिसकी मंगलोर कोतवाली में परमानेंट स्थापना कर दी गई। मंगलोर से हमारे संवाददाता कुंवर सेन सागर की रिपोर्ट। ये माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के जनसंवाद कार्यक्रम अभी हाल ही में मंगलोर कोतवाली में संपन्न हुआ था। उसमें यह प्रकरण संज्ञान में लाया गया कि यहाँ पे फायर की गाड़ी रुड़की से आती है। यदि कोई आग लगने की घटना होती है तो अग्निशमन विभाग द्वारा वहाँ से गाड़ी भेजी जाती है, जिसमें कई बार उसमें विलम्ब हो जाता है। इस समस्या को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश पर तत्काल 27 तारीख से ही अगले दिन से ये गाड़ी मंगलोर पुलिस स्टेशन में उपलब्ध हो गई है। इसके संग नियुक्त स्टाफ भी है। अब भविष्य में यहाँ पर लाभ की जो आपने बात कही है, लाभ इसमें मुख्यतः समय जो है पहुँचने में अब कम लगेगा और जल्दी ही उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। खबर आ रही है रुड़की से। रुड़की नगर निगम का भाजपाकरण। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर कांग्रेसी नेताओं ने सौंदर्यीकरण के नाम पर निगम के भवन का भाजपाकरण करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मेयर ने भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए निगम के भवन पर भाजपा नेताओं के चित्र बनवाए हैं, जिसे सौंदर्यीकरण का नाम दिया जा रहा है, जबकि प्रस्ताव में मात्र सौंदर्यीकरण करने की बात रखी गई थी, न कि चित्र बनाने की। नाराज कांग्रेसियों ने निगम पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और काम को रुकवा दिया। आपको बता दें, रुड़की नगर निगम भवन पर पेंटिंग का कार्य चल रहा है। इसी दौरान निगम के भवन पर पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत मेयर गौरव गोयल का चित्र बनाया गया है। निगम के भाजपाकरण पर कांग्रेसी आग बबूला हो गए और निगम पहुंचे, जहां मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसी नेता चौधरी राजेंद्र सिंह ने बताया, निगम के मेयर गौरव गोयल ने भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए निगम का भाजपा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, निगम पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसका भाजपाकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुड़की से ब्यूरो रिपोर्ट। ये पूरा प्रकरण जो है आज हमारे पार्षद जो है आशीष अग्रवाल, उन्होंने हमें बताया कि रुड़की नगर निगम की जो बिल्डिंग है, जो कि सरकारी बिल्डिंग है, उस पर भाजपा के नेताओं के और मेयर साहब अपने प्रधानमंत्री के और अन्य नेताओं के फोटो जो है वो बनवा रहे हैं। जबकि जो सौंदर्यीकरण का, बिल्डिंग की सौंदर्यीकरण का जो प्रस्ताव था, उसमें कहीं भी
राजनेताओं के चित्रों का वर्णन नहीं था। अगर इन्हें चित्र ही लगाने थे तो ये देश के महान क्रांतिकारी महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य लोगों के अगर ये फ़ोटो लगाते तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन ये स्वयं वो अपने फ़ोटो अपने आप लगा रहे हैं। इन्होंने तो जो है इसका पूरा भगवाकरण कर दिया। इन लोगों का क्या योगदान है देश के निर्माण में, बताइए आप। इनका क्या योगदान है देश की आज़ादी में। तो हमारे जो आदर्श हैं जिनसे युवा पीढ़ी प्रेरणा लेती है, महात्मा गांधी से अहिंसा की लेती है, चंद्रशेखर आज़ाद से लड़ने की लेती है, सुभाष चंद्र बोस जी की आप प्रतिमा लगाते जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये मंत्री और ये मेयर अपनी फ़ोटो लगाने लगे। ये तो सरासर मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स है। और मेयर साहब के खिलाफ तो एक महिला ने आरोप लगाया, उसकी जांच चल रही है। जिस आदमी की जांच चल रही हो वो अपना महिमा मंडन स्वयं कर रहा है। ये तो समझ से परे है भाई। गलत किया, इसी के लिए हमने आज आवाज़ उठाई थी। मैंने हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजेंद्र चौधरी जी, इनको भी मैंने बताया और अपने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बताया, अध्यक्ष जी को बताया। ये सरकारी संपत्ति है। यहाँ पर इसका जो हमने बोर्ड में हमने पास किया था, तो पास हमने किया था इसको सौंदर्यीकरण का, ना कि उसमें चित्र का। तो कहीं से ले तक कहीं तक कोई लिखा हुआ ही नहीं था। इन्होंने चित्र बनाए, और चित्र अगर इन्होंने बनाए हैं तो इन्हें महापुरुषों के चित्र बनाने थे, ना कि राजनेताओं के। यहाँ पर ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की चित्र बनाते, शहीद भगत सिंह जी का बनाते, या महात्मा गांधी जी का बनाते तो अच्छा लगता। अशफाक उल्लाह जी का बनाते, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इन्होंने क्या किया? ये तो राजनेता हैं, इनकी तो तस्वीर होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पर। नमस्कार, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मिलाते हैं हम आपको ऐसी हस्ती से जिनका नाम में भी दो शेर जुड़े हुए हैं और उन्होंने काम भी शेरों जैसे किए हैं। हिंदुस्तान का नाम उन्होंने बहुत रोशन किया है। पृथ्वीराज चौहान की हस्तियां लेकर आए वो विदेश से, जो कि कोई भी नहीं कर सकता, और हिंदुस्तान का नाम प्रसिद्ध हुआ। आइए बात करते हैं शेर सिंह राणा जी से। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, आपके सभी दर्शकों को और आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। राणा जी, ये पृथ्वीराज जी की हस्तियां लाने का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, सन 2001 में जब मैं एक मुकदमे में मेरा नाम आया और जिसके कारण मुझे तिहाड़ जेल दिल्ली में भेजा गया, जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी अफगानिस्तान में समाधि है और उस पर जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है 800 सालों से भी ज़्यादा से। तो ये जानकर बहुत दुख हुआ और निश्चय किया कि अफगानिस्तान जाना है और उनकी समाधि को वापस लाना है, जिसके लिए तिहाड़ जेल से निकलना उससे पहले ज़रूरी था वहाँ जाने के लिए। तो सन 2004 में मैं तिहाड़ जेल से निकला और निकलकर बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान पहुंचा और काबुल, कंधार, गजनी, हेरात, कई अन्य शहरों में मैं उनकी समाधि को लेकर उसकी खोजबीन की। 2 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे हमारे महान सम्राट की समाधि है। वहाँ पर पहुँचा तो जैसा सुना था वैसा ही पाया। उनके समाधि के ऊपर जूते चप्पल रखे हुए थे। फिर प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोद के वापस लाएं। तो शुरुआती प्रयास में मुझे एक बार पकड़ भी लिया गया, किंतु ईश्वर ने, आप सबके आशीर्वाद ने मेरी रक्षा की और प्रयास को जब निरंतर जारी रखा तो सफलता प्राप्त हुई। पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी और जो चंद्रबरदाई जी की वहाँ पे समाधि थी उसको लेकर, और जो मोहम्मद गौरी की जो कब्र थी, मेरे जो साथी थे बल्कि वो उसको नुकसान करना चाहते थे, लेकिन उसको मैंने रोका, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी के भी चाहे पूर्वज हो जो इस धरती पे नहीं है, उनका अपमान करना एक नीचता वाली हरकत है। तो मोहम्मद गौरी भी किसी के आदर्श और किसी के महापुरुष हो सकते हैं और हैं। तो हमें किसी के बेइज्जती नहीं करनी, हमें सिर्फ अपने जो सम्मान है उसकी रक्षा करनी थी। तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी और जो चंद्रबरदाई जी की मिट्टी थी उसको लेकर, और दूसरा जो सामान वहाँ से लिया जा सकता था सभी को लेकर मैं वापस भारत आया और जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय महासभा के माध्यम से जो है एक स्मारक के रूप में
जो है चबूतरा बनवाया गया, जो कि उनका सारा सामान उसमें रखा गया और उनकी जो मिट्टी है वो गंगा जी में प्रवाहित की गई। ये कार्य संपन्न होने के बाद सन 2006 में मैंने दोबारा सरेंडर किया जेल में और करीब 13 साल में जेल में रहा। इस दौरान मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक, जो इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस ने मिलकर पब्लिश की और वो बेस्ट सेलर बुक बनी। उस बुक पर जो है अब एक मूवी भी बन रही है बॉलीवुड की, जो अगले साल के शुरुआत में आने का जो है अनुमान है सिनेमाघर के अंदर। तो ये जेल से छूटने पहले तक का एक संक्षिप्त परिचय है 2016 से पहले तक का। रानी, जैसे आपने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, उस पार्टी का नाम क्या है और उसका क्या उद्देश्य, क्या कार्यक्रम रहेंगे? सन 2016 में जब मैं जेल से छूटकर आया तो मैंने महसूस किया कि जब मुझे अलग अलग कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने महसूस किया कि जो हमारे युवा हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जो है या तो बेरोजगार हैं या फिर जिसको पुलिस इंस्पेक्टर होना चाहिए था वो बेचारा चौकीदारी की नौकरी करता है। बहुत दूर दूर जाकर कोई टैक्सी चलाता है, बम्बई में, दिल्ली में, क्योंकि उनको अपने इलाके में अपनी शिक्षा के अनुरूप कार्य नहीं मिलता तो उनको शर्म लगती है छोटा कार्य करने में। तो मैंने ये विचार किया कि ऐसा क्यों है, क्यों लगातार समाज में जो है असमानता आ रही है। तो करीब 2 वर्षों तक मैं सामाजिक कार्यक्रमों में गया, हजारों कार्यक्रमों में जाने का मुझे मौका मिला। तो जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगातार समाज में असमानता आ रही है और नए नए कानून इस तरीके से बनाए जा रहे हैं जिससे ये असमानता लगातार बढ़ती ही जाएगी, उसमें जाति धर्म को लेकर आए दिन नए नए कानून बनते हैं। तो सन 2018 में गाजियाबाद कविनगर के मैदान में हमने करीब 3 से 3.5 लाख लोग इकट्ठा किए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। एक पद यात्रा मैंने निकाली तो उसका 16 दिसंबर को जब समापन हुआ तो लाखों लोगों के आह्वान पर हमने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और जिसका चुनाव निशान चारपाई हमें मिला। और पहला चुनाव हमने हरियाणा का विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी ने लड़ा, जिसमें हम 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। सीट हमारी नहीं निकली, किंतु बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनेलो, जितने इन तीनों दलों को मिलाकर वोट मिले उससे दुगने वोट हमें हर विधानसभा में करीब करीब प्राप्त हुए। हमारी पार्टी को पहली ही बारी में करीब 10,000 के ऊपर हमें वोट प्राप्त हुए। एक विधानसभा पे, चरखी दादरी विधानसभा है, उस पर तो कांग्रेस से भी ज़्यादा वोट हमारी पार्टी को मिले। उसके बाद हमने बिहार विधानसभा चुनाव में शिरकत की। क्योंकि ये पूरे देश में लॉकडाउन था तो हमें बहुत लंबा समय कार्य करने के नहीं मिल पाया और जितना भी हमें समय मिला 1-2 महीने का हमने फाइट की। 24 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा, उस पर भी हमें अच्छा वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ। सीट हमारी वहाँ पर भी नहीं निकल पाई। अब आने वाला 2022 का जो विधानसभा चुनाव है जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उसमें हमारी पार्टी पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ जो है चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में को हमने जो है 5 हिस्सों में बांटा हुआ है, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड। और लगातार संगठन के ढांचे को हम बनाने में लगे हुए हैं। करीब अप्रैल तक पूरे प्रदेश का संगठन का ढांचा जो है उत्तर प्रदेश का हमारा बन जाएगा और 403 संपूर्ण विधानसभाओं पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो गठबंधन के लिए भी कई लोगों ने अप्रोच किया है, तो उसका तो अभी फैसला होना बाकी है, किंतु हम 403 पर अपनी तैयारी करेंगे। और हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी रहेगा, क्योंकि समाज में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। उत्तराखंड के अंदर भी हमारी पार्टी सभी विधानसभाओं पर अपनी तैयारी कर रही है। हरिद्वार जिले पर हमारा विशेष ध्यान है
और इसकी जो 11 विधानसभाएं सीट हैं, इस पर हम पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है हम करीब मई के शुरुआत में या अप्रैल लास्ट में हम लोग बेरोजगारी मुद्दे को लेकर करने जा रहे हैं। राणा जी, जैसे कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, सिलेंडर की कीमत 800 से ऊपर पहुंच गई है, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे इसका सुधार हो? देखिए, पहले हम बात करते हैं किसानों की समस्याओं की। हमारी जो पार्टी है वो किसानों के आंदोलन के पूर्ण रूप से साथ है। और मैं आपको बता दूं, ये जो समस्या है, ये जो तीनों बिल हैं, ये सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है। देश के 130 करोड़ जो लोग हैं, ये उन्हीं सबकी समस्या है। और मेरा ऐसा मानना है कि देश के 130 करोड़ लोगों को इन तीनों किसान बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। ये जो कानून है, मोदी जी ने अडानी और अंबानी जैसे बड़े व्यापारियों की गोद में बैठकर बनाया है। तो जो उनका नारा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो उन्होंने इसको ऐसे में कन्वर्ट कर दिया है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं सब चीज़ खुद बेचूंगा अपने दोस्तों के माध्यम से। तो ये दुर्भाग्य है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। उन्होंने एक दिन खुद कहा था कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये दाम इसलिए बढ़ रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है इससे प्रभावित हो रही है, मतलब वर्ल्ड का जो रेट है वो ऊपर नीचे जा रहा है। और उन्होंने उसमें ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि भाई अगर कोई शुभ नहीं है, देश के लिए कोई शुभ नहीं है, तो फिर शुभ आदमी को लेकर आए। तो मेरा भी ये कहना है कि अगर वह व्यक्ति देश के लिए शुभ नहीं है, कभी नोटबंदी के मार झेलनी पड़ती है देश को, कभी देश के पूरे बीमारी का एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो पहले ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो यज्ञ वगैरह करवाते थे देश में, अगर कोई आपदा आती थी और अगर फिर भी समस्या दूर नहीं होती थी तो वो अपने आप को अशुभ मानकर जो है अपनी गद्दी छोड़कर जंगल में चले जाते थे तपस्या के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि एक जो राजा की गद्दी पे बैठा है, शायद उसके जो कदम है वो शुभ नहीं है देश के लिए। इसीलिए देश में आए दिन नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो किसी शुभ व्यक्ति को उस गद्दी पर बैठना चाहिए, चाहे वो उन्हीं की पार्टी का क्यों ना हो, क्योंकि जनता ने उनको मौका दिया हुआ है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये इस समय फिट है देश की तरक्की और अच्छाई के लिए। जैसे कि राणा जी, किसान अब खेत में अपना खुद ही अनाज जला रहा है, कुचल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जानकारी मेरे पास नहीं है, किंतु अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो किसान की फसल होती है वो उसके बच्चे के समान होती है। अगर किसी पिता को अपने बच्चे को नष्ट करने का मतलब नष्ट करना पड़ रहा है, तो आप उस व्यक्ति की पीड़ा, उस वर्ग की पीड़ा को समझ जाइए कि वो कितना प्रताड़ित होगा इस पूरे सिस्टम से, कि उसको जो उसने खून पसीने से फसल को जो है, जो सींचा है, जो उगाया है, अगर वो उसको बर्बाद खुद ही करने पे लगा हुआ है, उसको मिटाने में लगा है, तो इससे उसके कष्ट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सरकार को आगे आके इसको उनकी इच्छाओं की पूर्ति करके, उनकी बात सुन के, उनकी जायज़ बातों को मानकर उनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए, जिससे कि देश के जो दूसरे आम लोग हैं, क्योंकि उनको भी इससे परेशानी का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा, तो उनके साथ भी अन्याय ना हो जो एक आम जनता है। और जो किसान है उसका तो मैंने आपसे बताया कि कितना बेचारा प्रताड़ित होगा वो, कि अपनी खून पसीने की चीज़ जो है वो नष्ट करने में लगा हुआ है। और ये सरकार का बहुत बड़ा जो है मतलब फेलियर आप इसको बोलिए। हमारे जो गन्ना किसान हैं, लगातार 4 साल के बाद भी जो है उत्तर प्रदेश में किसान मतलब जो गन्ने का रेट है उसको नहीं बढ़ाया गया।
एक तरफ तो किसानों का गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया योगी जी के द्वारा, ऊपर से किसानों के जो पैसे हैं वो कई महीने तक दिए नहीं जाते हैं। कई व्यापारी किसानों की इस समस्या को समझते नहीं हैं। वो ऐसा समझें कि कोई जब अपनी दुकान खोलता है और जब माल बेचता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम नकद अपने सामान को बेचें, लेकिन आप इस पर विचार कीजिए कि आपसे कोई उधारी लेके जाए, एक तो रेट आपको पैसा सही समय पे ना दे और जब दे तो वो कम दे। तो आप इसको विचार कीजिए अपने मन में एज ए व्यापारी कि आपको कितना ज़्यादा जो है अपमान और परेशानी महसूस होगी कि आपके पैसे सही टाइम पे ना मिले, ऊपर से कम दिए जाएं और उधार लेकर। तो यही चीज़ गन्ना किसान के साथ होती है कि गन्ना ले लिया जाता है, एक तो उसके सही समय पे पैसे नहीं देते और वो देते हैं तो उसका रेट जो है वो सही से नहीं दिया जाता। तो ये दुर्भाग्य है, किसानों की समस्या जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य हर अपने किसान भाई के साथ है और हम बहुत बड़ा आंदोलन अभी 5-6 दिन के बाद से जो है बुलंदशहर और गाजियाबाद और उधर अलीगढ़, हाथरस, उधर आगरा की तरफ जो है बहुत बड़ा किसानों को लेकर आंदोलन शुरू करने वाले हैं 10 तारीख के बाद से, जो कि 3 से 4 दिन का एक रोड शो होगा जिसमें हजारों लोगों का जो है जमाव बड़ा किया जाएगा। तो हम समय समय पर हमारी पार्टी के द्वारा किसानों की और देश के हर जनता के समस्याओं को उठाते जा रहे हैं और इसको दूर करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। धन्यवाद राणा जी। ये थे शेर सिंह राणा जी। हमें आज न्यूज चैनल के साथ में कोर्सेंस के साथ मनोज शर्मा। खबर आ रही है लक्सर से, जहां लक्सर में बड़ी धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। हरिद्वार जनपद के लक्सर में आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन मंडल शोभा यात्रा लक्सर के चंदन पैलेस से शुरू होकर गोवर्धनपुर रोड ओवर ब्रिज से होते हुए पीपली गांव पहुंची, जिनमें नगर वासियों ने भी इस शोभा यात्रा का फूल मालाओं से जगह जगह भव्य स्वागत किया एवं लक्सर नगर के सभी लोगों ने इस शोभा यात्रा के लिए जलपान की व्यवस्था की। हेलीकॉप्टर द्वारा शोभा यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। वहीं लक्सर गांव के बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी संत महात्माओं की शोभा यात्रा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा प्रेम देखने को मिला। उसके बाद श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शोभा यात्रा पीपली गांव महंत सुखदेवानंद जी के आश्रम पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा 3 दिन रुकेगी। उसके बाद यह शोभा यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी। लक्सर से हमारे संवाददाता अमन चौधरी की रिपोर्ट। अखाड़े की जो पेशवाई है वो आज लक्सर में पहुंची है और अभी पुल के ऊपर से गुजर रही है। हमारे साथ जो महात्मा है, संत महात्मा है, वो मौजूद है। बात करते हैं कि कहाँ से संत यात्रा जो निकली है। जी, जो हमारी संत यात्रा जो निकली है बड़ा उसी, तो कहाँ से होके गुजरी है? पहली बात ये रमता पंच के नाम है श्री सत पंच परमेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। ये पूरी भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए आगामी कुंभ मेला हरिद्वार में 2021 के लिए पधार रहे हैं। और ये हमारी आज की कोई नई परंपरा नहीं है, ये बड़ी प्राचीन परंपरा है जो हर 12 बरस बाद, अब तो 11 बरस के बाद कुंभ मेला लग रहे हैं। तो हमारे जितने भी इधर ग्रामीण एरिया में जितने भी आश्रम हैं, जैसे अपने पिपली आश्रम है, अकबरपुर ऊद में है, मतौली में है, फिर आपके बादशाहपुर है, शाहपुर है, फेरूपुर है, ये बड़ी प्राचीन परंपरा है। और उसी परंपरा को हम लोग निर्वाह करते हुए श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के श्री सत पंच परमेश्वर हर 12 साल की तरह इस बार भी उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए हम लोग आज पिपली आश्रम में जा रहे हैं। महाराज जी, शोभा यात्रा कहाँ ठहरेगी? आपको पहले बताया जैसे पिपली आश्रम में आज, फिर कुछ दिन बाद हम लोग अकबरपुर ऊद जाएंगे, फिर उसके पश्चात मतौली से जाएंगे बादशाहपुर,
बादशाहपुर से शाहपुर, शाहपुर से फेरूपुर, फेरूपुर से होते हुए सीधी हरिद्वार बाईपास और हमारे धर्म ध्वजा 2 तारीख को है और जो प्रवेश है जिसको पेशवाई करते हो 4 अप्रैल को है। हमारे संत महात्मा कितनी संगत है? अभी तो संत महात्मा थोड़े ही है, लेकिन आगे आगे काफ़ी हो जाएंगे और ये उदासीन बड़ा अखाड़ा है, जैसा नाम है ऐसे संत भी। थोड़ा सा अभी जो समय चल रहा है उसके चलते हुए संत लोग थोड़े से, लेकिन आगे संत काफ़ी आ जाएंगे। अच्छा, हमारी जो ये जो जमात है, सुना है कि ये अखौड़ में ना रह के सिर्फ भ्रमण पर ही रहती है, ऐसा क्यों? ये हमेशा भ्रमण में ही रहते, इसीलिए ये जो उदासीन संप्रदाय इसकी पंच है। पंच मीन्स पंचायत, तो पंचायत को हर आश्रम में जाना पड़ता है। ये हमेशा हिंदुस्तान में जितने भी आश्रम में 12 बरस बाद एक बार जाने का नियम है, लेकिन हिंदुस्तान में इतनी आश्रम है हम लोग 12 बरस में भी जा नहीं पाता हूँ। तो ये पंचायती अखाड़ा का मतलब पूरी भैंस की पंचायत है, तो पंचायत को सब जगह पर जाना जरूरी होते हैं। खबर आ रही है मंगलोर से। अपर उप जिलाधिकारी ने किया कुर्डी गांव का निरीक्षण। मंगलोर के कुर्डी गांव का अपर उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने निरीक्षण किया। दरअसल कुर्डी गांव के लोग महीनों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। घरों से निकलने वाला पानी रास्ते पर जमा है। ग्रामीणों द्वारा जिसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से भी कर चुके, लेकिन अभी तक जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिल सकी। लोग गंदे पानी से होकर चलने पर मजबूर हैं। जब ग्रामीणों द्वारा अपर उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा को जल भराव की समस्या से अवगत कराया गया तो पूरन सिंह राणा तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाने की बात कही। साथ ही ब्लॉक के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वो अपर उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने बताया कि मीडिया और ग्रामीणों द्वारा जल भराव की समस्या से अवगत कराया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर गांव का निरीक्षण किया गया है। ग्राम प्रधान और ब्लॉक के अधिकारियों को कहा गया कि जल्द ही पानी की निकासी की जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसी क्रम में आज विजिट किया गया है और बाकी पूरे गांव में सफाई का एक ड्रेनेज का प्रॉपर व्यवस्था है, लेकिन एक जो बीच में जो गली है उसमें कुछ जगह पे पानी कलेक्ट हो रहा है, जिससे कि 10-15 परिवारों को प्रॉब्लम हो रही है। तो इमीडिएटली वीडियो के साथ और ग्राम प्रधान को डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि एक तो वहाँ पे जो खाली स्पेस है तो वहाँ पे पंप से पानी की निकासी करवाएं और कुछ जो डाउन जो रोड का लेवल है इमीडिएटली उसको कल वहाँ पे काम करके उसका लेवल ठीक करें और ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कोई प्रधान जी नहीं, यहाँ कोई देखने नहीं आ सकते। कोई नहीं सोच रहा प्रधान के दौरा हमारी दी बहू सब गुजाली उसका आगे हाथ तक के जोड़ लिया कर, वो मानना नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना वो। और ऊपर से नु कहा जब हम भी लोग में गए कड़वा लो पानी, तक कम कड़वा भी लोगे का। ग्राम कुल्डी में काफ़ी दिनों 6 महीने से पानी भरा है। ग्राम प्रधान जो हमारा गांव के प्रधान जी है उनका कोई सहयोग नहीं रहा इसमें, और गांव के जो लोग बहुत समस्या झेल पा रहे हैं। यहाँ पर पानी काफ़ी भरा हुआ है और हमारे गांव वालों की अगली प्रक्रिया ये होगी कि बिलोग में जाकर खाना पानी बीवी बच्चे लेकर नहीं बनाएगा आपकी बार। तो लगभग कितने दिन से पानी भरा? ये 6 महीने से कम से कम पानी भरा हुआ है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं हल हो पा रही। तो प्रधान जी के पास गए आप लोग? प्रधान जी के पास भी गए, प्रधान जी ने हाथ खड़े कर चुके। एक बार एसडीएम में आए थे ना, 30 तारीख में आई थी यहाँ पर, उन्होंने भी चेक करके गए थे यहाँ पर, गए थे यहाँ पर। आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन ये दिया था कि समस्या का हल हो जाएगा, पर अब तो कोई समस्या हल नहीं हो पाया। तो प्रदर्शन करोगे? प्रदर्शन भी होगा। अब जो सोमवार आने वाला है ना, ये भी है जो काफी का पानी भरा, खाना पानी बनाने में दिक्कत होगा, यहाँ चूल्हे लगे हुए ना सभी तरफ, तो यहाँ समस्या हो रही बहुत ज्यादा। अगला प्रोग्राम सोमवार से बिलोग में बैठकर खाना पीना बनाकर लोगों कितने परिवार बाधित हो रहे हैं इसमें हो रहा है? 50 घर आदमी ऐसे है जो परेशानी झेल ले चीज को, उधर से भी लेकर और इधर से भी लेकर। पानी की समस्या है और 2 साल हो गए लगातार यही पानी का कंटिन्यू यही प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ ना तो यहाँ का कोई प्रधान वगैरह कुछ नहीं करता सर। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को लेकर हमें ब्लॉक में जाना पड़ेगा और वहीं खाना पीना करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि एक्चुअली सर कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी प्रधान जी से? सब कुछ करी सर, लेकिन कोई भी मतलब इस बात को मानने के लिए तैयार। प्रधान तो ऑलरेडी यहाँ के खिलाफ हो चुका है। अच्छा, और उच्च अधिकारियों को आपने सूचना दी इसकी? दी सर, एसडीएम भी आई थी सर, उन्हें भी दी थी। ब्लॉक में आई थी वो मीटिंग के लिए, हमने तब भी कहा था, दिखा भी था, लेकिन सर कोई भी मतलब कोई समस्या का समाधान नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कौन अधिकारी आया था देखने के लिए? सर एसडीएम।
उसमें जिस दिन बीडीसी की बैठक थी और महिलाओं के ग्रुप द्वारा ये बात उठाई गई थी जल भराव की, तत्काल मौके पर जो बीडीओ थे और तहसीलदार के भी चार्ज में थे, उनको तत्काल निर्देशित कर दिया गया था कि निरीक्षण कर इसका समाधान निकाला जाए। इसमें समिति भी बना दी गई है लेखपाल की और हमारे जो ब्लॉक ऑफिस से एबीडीओ हैं उन सब की। अब इसमें जो मौके पर निराकरण होना है कि पानी की निकासी कहाँ संभव है, उसका विकल्प खोजा जा रहा है ताकि इसमें जल्दी कार्रवाई करा करके पानी के जल भराव की समस्या का निराकरण करा दिया जाए। मंगलोर से हमारे संवाददाता कुंवर सेन सागर की रिपोर्ट।